जय हिंद साथियों। सूर्या क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग नाइन्थ का मैथ पढ़ रहे थे और नाइन्थ के मैथ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 करा था। और पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसमें 1.1 किया था हम लोगों ने और 1.2 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। और बेसिकली 1.2 एक्सरसाइज जो है वो अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। तो अपरिमेय संख्याओं पर पहले चर्चा कर लेते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है। और इरेशनल नंबर जो होता है वे संख्याएं जो रूट के अंदर हो और उनका कोई मान ना निकलता हो, यानी वर्गमूल ना निकले जिसका। जैसे मान लो एक है पहला, एक का तो वर्गमूल निकलता है एक, अंडर रूट दो है, दो का वर्गमूल नहीं निकलता है, अंडर रूट तीन है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता, अंडर रूट चार है, इसका वर्गमूल निकलता है, चार का क्या होगा दो। तो ये नहीं है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अंडर रूट दो और अंडर रूट तीन अपरिमेय है। ठीक। अब अंडर रूट दो और गुणे अंडर रूट तीन, अगर इनका गुणा किया जाएगा तो अंडर रूट सिक्स बनेगा और ये भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी अपरिमेय गुणे अपरिमेय बराबर अपरिमेय। अगर सेम अपरिमेय है, जैसे मान लो अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो है तो अपरिमेय ये भी अपरिमेय, लेकिन ये अंडर रूट जब गुणा होगा तो ये दो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये अपरिमेय नहीं रह जाएगी। अगर सेम संख्याएं हैं अपरिमेय, तब उनका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। अगर भिन्न भिन्न अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक है। 1.2 में जो है पहला सवाल है आपका, 1.2 का पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। यानी पहला जो सवाल है वो सत्य सत्य कथन पहचानना है, सत्य तथा असत्य कथन पहचानिए। ठीक है। अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होता है? वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्याएं जो है अंडर रूट में होती हैं, जैसे अंडर रूट दो है तो ये अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हम रियल लाइफ में प्रयोग कर पाते हैं। तो क्या अंडर रूट दो का हम कभी प्रयोग कर पाते हैं? तो देखा जाए तो डायरेक्टली तो अंडर रूट दो का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अंडर रूट दो का मान होता है कुछ 1.4 ऐसे करके कुछ मान होता है। तो ये बताइए, दशमलव वाली संख्याओं का तो प्रयोग किया जाता है। अगर दशमलव वाली संख्याओं का प्रयोग किया जाता है रियल लाइफ में, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये कथन हमारा जो है ये सत्य है। क्या है? सत्य कथन है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा का लिख दिया जाता है 1.2 की एक्सरसाइज का सेकंड सवाल है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
अंडर रूट यम के रूप में होता है, के रूप में होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। क्या? प्राकृत संख्या है। ये स्टेटमेंट है और बताना है कि सही है या गलत है। तो कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है। तो देख लिया जाता है, संख्या रेखा बनाया, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे करके, और ये -1, -2, -3, -4, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप में होता है। तो क्या ये संख्याएं जैसे हैं, ये अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, मान लिया है। जहां पर यम एक प्राकृत संख्या है। क्या है? यम एक प्राकृत संख्या है। तो क्या अंडर रूट 2 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 4 जो है, ये अंडर रूट 4 का मान हो जाता है 2, और ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इनका स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्या है? स्टेटमेंट इनका गलत है। अगर यहाँ पर इन्होंने लिखा होता कि प्राकृत तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण है, पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण संख्या भी है, इसमें पूर्णांक भी है, तब तो स्टेटमेंट सही हो सकता था। लेकिन इनके कहने के अनुसार इनका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने थे और समझ करके हम लोगों ने इसको लगाया। 1.2 का तीसरा सवाल है, पहले का तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी गलत कह रहे हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बताना है कि ट्रू है फॉल्स है। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है? सम आएगी, विषम आएगी, ठीक है, परिमेय आएगी, अपरिमेय आएगी, भाज्य आएगी, अभाज्य आएगी। ये सारी संख्याएं कहाँ? वास्तविक संख्याओं में। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी ये सारी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। तो हाँ, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या तो आती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ये स्टेटमेंट भी इनका गलत है। यानी पहले में जो है केवल पहला सही था, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इनका गलत था। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग, सेकेंड वाले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने थे, समझ करके हम लोगों ने बताए। और दूसरा सवाल है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे कोई भी पूर्णांक है, जैसे ये देखो, धनात्मक पूर्णांक 0 के बाद होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे तो आता है। तो ये कह रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हैं? जैसे मान लीजिए अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, यहाँ तक लीजिए।
अंडर रूट 1 को 1 ही लिखेंगे, 2 को तो अंडर रूट 2 लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट 3 को भी अंडर रूट 3 ही लिखेंगे, लेकिन अंडर रूट 4 को 2 लिखेंगे। कह रहे हैं क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय हैं, तो इसमें केवल ये और ये अपरिमेय है, जबकि ये और ये परिमेय है, ठीक है। तो इनका ये स्टेटमेंट गलत है। और कह रहे हैं आगे, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या, ठीक है। 4 का वर्गमूल जो है 2 आया, ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे करके आप 16 को ले लीजिए, 16 का वर्गमूल क्या 4 आएगा और ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सेकंड वाला सवाल भी हल हुआ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, तीसरे सवाल पे, जो कि अपरिमेय संख्याओं के निरूपण से संबंधित है। और अपरिमेय संख्याओं में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अंडर रूट 5 का निरूपण, क्या निरूपण। अब अंडर रूट 5 प्राप्त कहां से होगा हमको, ठीक है। ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अंडर रूट 5 प्राप्त कहां से होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अंडर रूट 5 कैसे प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि संख्या रेखा पर ऐसे अंडर रूट 4 प्राप्त करेंगे। अंडर रूट 4 प्राप्त करने के लिए हम ऐसे 3 रेखा चलेंगे और फिर ऐसे 1 रेखा चलेंगे, और 3 और 1 ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, इसको भी अंडर रूट 3 करें और इसको भी, या फिर ऐसा करते हैं ना, डायरेक्टली अगर आपको प्राप्त करना है तो यहाँ पे ये अंडर रूट 2 इधर चल गए और अंडर रूट 2 इधर चल गए। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 और 2 आएगा 4, और ये प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 4, ठीक है। फिर हम लोगों ने इधर एक दूरी चली, ठीक, या फिर ये एक दूरी यहाँ पे चली, तो ये वाला हो गया क्या अंडर रूट 5, और यहाँ से हमको प्राप्त हो गया अंडर रूट 5। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये तो हम लोग चतुर्भुज में प्राप्त कर लिया। अब इसी को संख्या रेखा पर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे करके प्राप्त करते जाएंगे। 1 2 3 4, माइनस में -1 -2 -3, ठीक, ये हो गया। अब अंडर रूट 2 का मान 1 और 2 के बीच में ही होता है यहाँ तक, तो ये वाला जो है ये हो गया क्या अंडर रूट 2, और इस पर भी इतनी ही दूरी चली गई अंडर रूट 2 की, और यहाँ तो अंडर रूट 2 की दूरी चली ही गई। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 ये क्या हो गया अंडर रूट 4 हो गया। कैसे हो गया, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर अंडर रूट 4 हो गया, तो हमने इधर एक दूरी चली 1 मीटर की, या फिर एक जो भी पैमाना होगा उसके 1 चला हम लोगों ने, और 1 जब चला तो 1 का वर्ग और 4 का वर्ग हो गया, ये हो गया अंडर रूट 5, ठीक। अब हम लोगों ने ये वाली दूरी जो है ये, इस दूरी को हम लोगों ने पेंसिल पे लिया ऐसे करके, और इस दूरी से यहाँ से उठाया और ये ऐसे करके चाप लगा दिया, क्या चाप लगा दिया ऐसे, और यहाँ पर हम लोगों ने कोई बिंदु मान लिया, पी क्यू जो भी मानना हो आपको, ये बिंदु मान लिया, और यही दूरी क्या हो गई अंडर रूट 5 हो गई, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा कठिनाई इसलिए थी कि अंडर रूट 5 का डायरेक्ट निकाल लिया हम लोगों ने, तो कोई बात नहीं, हम अंडर रूट 2 का निकाल के दिखा देते हैं।
इसके पहले अंडर रूट 2 का भी निकाल के दिखा देते हैं जो सामान्य स्तर का है और वहां पे आपको कठिनाई नहीं होगी। अब जैसे अंडर रूट 2 का निरूपण करना है, का निरूपण, अंडर रूट 2 का निरूपण, तो एक दूरी यहाँ पे चली और एक दूरी यहाँ पे चली, एक और एक क्या हो गया, 2 और रूट में आ गया, हमने डायरेक्टली निकाल लिया। अब ये संख्या रेखा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, एक दूरी इधर चला था हम लोगों ने, फिर एक दूरी यहाँ पे चली, एक ये, एक का स्क्वायर धन एक का स्क्वायर और अंडर रूट में प्राप्त हुआ और ये आ गया अंडर रूट 2। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट, सॉरी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये है आधार और ये है लंब, एक का वर्ग धन एक का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया और ये स्क्वायर में है तो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, ये था अंडर रूट 2 यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग प्रकार की सहायता से खींचेंगे और यहाँ पे रख करके इसी दूरी से हम लोग क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। ये बिंदु हमारा P हो गया और यही क्या हो गया, अंडर रूट 2 का निरूपण हो गया। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.2। हम लोग डेली एक एक एक्सरसाइज करेंगे और जल्दी हम लोग सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो एक एक्सरसाइज 1.2 था नंबर सिस्टम का, 9th लेवल में जो भी एक्सरसाइज दी गई है सिर्फ उतने ही सवाल करवाए जा रहे हैं जो 9th की एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।